हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशा नॉलेज। अपने एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 10 का चैप्टर 6 का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। जिसने भी प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, चैनल पे विजिट करके आप वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। गवर्नमेंट जॉब के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल, डिफरेंट फॉर्म्स वहाँ पे बताए जाते हैं, वीडियो वहाँ पे अपलोड की जाती है। आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक से बेस बनाने के लिए भी आप हमारी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक से सोशल साइंस और साइंस वहाँ पे कराई जा रही है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में, किसी भी वीडियो में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी और भी जानकारी के लिए चैनल पे बने रहिए। तो देरी न करते हुए वीडियो के इस लास्ट पार्ट को, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, जो कि सेकेंडरी एक्टिविटी में आती है और किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं किसी भी कंट्री की। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज देखी हमने, ऑनरशिप के हिसाब से, रॉ मटेरियल के हिसाब से, उनके मेन रोल के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम देख चुके हैं, जिसमें हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, उनका वर्क देखा, कॉटन टेक्सटाइल देखा, जूट इंडस्ट्रीज देखी हमने, जूट टेक्सटाइल देखी। उसके बाद हमने इन सारी इंडस्ट्रीज को मैप पे प्लॉट करके देखा कि कहाँ कहाँ पर कौन से स्टेट्स में इंडिया में ये पाई जाती है। शुगर इंडस्ट्रीज हमने देखी। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हमने आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पूरा प्रोसेस देखा, किस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बनता है। किसी भी आयरन ओर से स्टील का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो क्या क्या प्रोसेस उसमें होता है, सारी चीजें देखी। मैप हमने प्लॉट किया आयरन और स्टील प्लांट्स का इंडिया में, जहां यहाँ पर ये अवेलेबल है, कौन कौन से स्टेट्स में, सब हमने मैप्स के थ्रू देखा। आज हम देखेंगे एल्युमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया में। इट इज लाइट, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब ये लाइट होता है, इसमें इजिली जल्दी से रस्ट नहीं लगता, जंग नहीं लगता, गुड कंडक्टर होता है हीट का, मेलिएबल होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है अगर हम इसे किसी और मेटल के साथ मिला दें तो। ये यूज होता है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, वायर्स बनाने के लिए। इट हैज गेन पॉपुलरली एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील की तरह इसको यूज करते हैं। कॉपर के सब्स्टिट्यूट के लिए, जिंक के और लेड के सब्स्टिट्यूट के लिए इसे यूज करते हैं नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में। ये एक आपको फिगर दी है नालको इंडस्ट्री का। आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इंडिया में कहाँ कहाँ ये है, कौन कौन से स्टेट्स में लोकेटेड है। उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। बॉक्साइट यहाँ पर रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। बहुत बल्क में स्मेल्टर्स का यूज करते हैं। डार्क रेडिश कलर का एक रॉक आता है जिसमें से इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फ्लो चार्ट हमें दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम पूरे प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरह से एल्युमिनियम का प्रोसेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके दो प्राइम फैक्टर होते हैं कि ये इंडस्ट्री कहाँ पे लगाई जाएगी। पहला कि वहाँ पे सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, और दूसरा कि उस मटेरियल की मिनिमम कॉस्ट क्या पड़ रही है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज। तो केमिकल इंडस्ट्री से पहले एक प्रोसेस देख लेते हैं। एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग का 4 से 6 टन अगर बॉक्साइट है तो उसमें से 2 टन एल्यूमिना निकलेगा, 2 टन एल्यूमिना से और 1 टन एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं। बॉक्साइट रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा रेल्स और शिप से। बॉक्साइट को क्रश किया जाएगा और उसके अंदर जो एल्यूमिना डिजॉल्व हो रखा है उसे बाहर निकाला जाएगा। एल्युमिनियम रिफाइनरी होगी। 3 स्टेप्स यहाँ पे किए जाएंगे, जो बल्क और ओर शिफ्ट टू साइट ऑफ स्मेल्टर, मतलब जो बल्क ओर था, बॉक्साइट का ओर था, उसे साइट तक ले जाया जाएगा, इंडस्ट्री तक ले जाया जाएगा जहाँ पे वो स्मेल्ट की जाएगी। उसके बाद जो कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम है उसे रिफाइन किया जाएगा। उसके बाद उसे कॉलर करेंगे। लास्ट स्टेप होगा जो एल्युमिनियम स्मेल्ट करेंगे, यहाँ पे वो मॉल्टन स्टेट में होगा और इलेक्ट्रोलाइट की तरह वो बिहेव करेगा। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। केमिकल इंडस्ट्री इंडिया की फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और बहुत डाइवर्सिफाई है नेचर में, और ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है नेचर में। लार्ज और स्मॉल स्केल दोनों ही तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पे मिलती हैं। रैपिड ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है बोथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर्स में। इनऑर्गेनिक सेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जहाँ पे यूज किया जाता है, जिन फैक्ट्रीज में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है उन इंडस्ट्रीज को इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। इन इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होता है फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडहेसिव, पेंट्स, डाइज, इस तरह के स्टफ्स यहाँ पे मिलते हैं। नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइज सोडा एज यूज टू मेक ग्लास, सोप्स, डिटर्जेंट और पेपर के लिए यूज होता है। कास्टिक सोडा के लिए यूज होता है। इस तरह की इंडस्ट्रीज वाइडली स्प्रेड है पूरी ओवरऑल इंडिया में, पूरी कंट्री में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी थिंक इट इज सो। ऑर्गेनिक केमिकल्स में इंक्लूड होते हैं पेट्रोकेमिकल्स, जो कि यूज होते हैं मैन्युफैक्चर करने में सिंथेटिक फाइबर्स को, सिंथेटिक रबर को, प्लास्टिक्स को, डाई स्टफ्स को, ड्रग्स को और फार्मास्यूटिकल्स को। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट कहाँ लोकेटेड होते हैं, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरी होती है उसके आसपास आपको पेट्रोकेमिकल्स प्लांट्स मिलते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज के खुद के लेवल पे लार्जेस्ट कंज्यूमर होते हैं। बेसिक केमिकल्स प्रोसेस किए जाते हैं ताकि वो आगे फर्दर और इंडस्ट्रीज में यूज हो सके। ये केमिकल्स यूज होते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, एग्रीकल्चर में,
डायरेक्टली यूज किए जाते हैं कंज्यूमर मार्केट्स में। एक लिस्ट बनाना है अगर आपको इन केमिकल्स के बारे में पता है तो। नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आपको उस एरिया में, उस स्टेट में, उस रीजन में ज्यादा मिलेंगे जहां पर आसपास नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन हो रहा होगा। मेनली यूरिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है। फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट मतलब डैप, एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जो कि बनते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास के कॉम्बिनेशन से। थर्ड, पोटास एक एंटायरली इंपोर्टेड फर्टिलाइजर है। वो ऐसा केमिकल है जिसको हम मेजरली इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने देखा किस तरह से मास लेवल पे इन फर्टिलाइजर्स का यूज हुआ फील्ड्स में, एग्रीकल्चर में। उसी के साथ फिर ये इंडस्ट्रीज थी, एक्सपेंड हुई और सेवरल पार्ट्स में कंट्री के, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला कंट्रीब्यूट करते हैं हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। मतलब कंट्री की जितने भी नीड है इन फर्टिलाइजर्स के लिए हाफ प्रोडक्शन इन्हीं स्टेट से किया जाता है। अदर सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स और ऐसी कौन कौन सी स्टेट है जहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है, वो है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में जानते हैं। ये एसेंशियल होती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। बिल्डिंग बनाई जाती है, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड, एयरपोर्ट्स, डैम्स, इन्हीं सारे सीमेंट इंडस्ट्रीज के मटेरियल से बनाया जाता है। कमर्शियल पर्पस में ये यूज होता है। इस तरह की इंडस्ट्रीज को जरूरत पड़ती है बल्कि और हैवी रॉ मटेरियल की, जैसे कि लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम। कोल और इलेक्ट्रिक पावर का यहाँ पे यूज होता है, जरूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन के साथ एक्टिविटी बताइए कि ऐसा कौन सा इकोनॉमिकली वायबल जगह या रीजन होगा जहां पर आप इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो प्लांट्स है ये कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया में और इनके नाम आपको बताने हैं। आगे बढ़ते हैं। The industry has strategically located plants in Gujarat that have suitable access to market in the Gulf countries. इस तरह की इंडस्ट्रीज की जो स्ट्रेटेजिकली लोकेशन है इंडिया में वो गुजरात में है, क्योंकि वहां से इजीली एक्सेस कर सकते हैं गल्फ कंट्रीज को, वहां की मार्केट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, वहां से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट सीमेंट प्लांट जो इंडिया में लगाया गया वो चेन्नई में लगाया गया 1904 में। ये सारी चीजें अपने नोट्स में ऐड करते चलिएगा। इंडिपेंडेंस के बाद ये इंडस्ट्रीज और ज्यादा एक्सपेंड हुई। जब मास लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हुई, जिसकी वजह से इन सीमेंट इंडस्ट्रीज का भी यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है वो प्रोवाइड करती है क्विक ट्रांसपोर्ट गुड सर्विसेज का और पैसेंजर्स का। ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जो होते हैं वो सारे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इंडिया में वेरियस सेंटर्स पे। लिबरलाइजेशन के बाद जब न्यू इरा की हम बात करते हैं, कॉन्टेम्पररी मॉडल स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल इन द मार्केट। मार्केट में भी इन व्हीकल्स की डिमांड उतनी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हेल्दी ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्रीज की, जिसमें पैसेंजर कार का भी, 2 और 3 व्हीलर्स का भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जिससे कि आप देखेंगे इतना मास लेवल पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, जिससे कि जब भी आप कभी रोड पे निकलेंगे तो अपने आसपास इतने सारे मोटर कार व्हीकल्स आप इतने सारे देखेंगे, जिसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जिससे बहुत सारा पॉल्यूशन यहाँ पे एमिट किया जा रहा है। तो इन सब का नुकसान भी है, जितना इनके एडवांटेजेस उतने इनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। इंडस्ट्रीज ये लोकेट है इंडिया में दिल्ली रीजन में, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु में। अगली इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे वो है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की, जहां पर ट्रांजिस्टर जो टेलीविजन में लगते हैं, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर और मैनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में। बेंगलोर इमर्ज हुआ इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के रूप में इंडिया में। अदर इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो है इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के वो है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ और कोयम्बटूर। मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन कहाँ पर है? बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में। मेजर इम्पैक्ट क्या हुआ इंडस्ट्रीज का कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई बहुत ज्यादा, कंटिन्यू ग्रोथ हुई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, जो कि यूनिट है, की सक्सेस है इन आईटी इंडस्ट्रीज का इंडिया में। जिस तरह से इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ इंडिया में, उसी तरह से बहुत ज्यादा मास लेवल पे सर्विस सेक्टर में यहाँ पे एम्प्लॉयड हो पाया। ये वेस्ट बंगाल की एक्सीएल यूनिट का एक इमेज है आपको, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कैपेबल है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल जो डिग्रेड हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से, जो इंडस्ट्रीज से सिक्रीट हो रहा है। अभी तक हमने इन इंडस्ट्रीज के सिर्फ फायदे देखे, एडवांटेजेस देखे। आप देखते हैं किस तरह से इनके नुकसान हो रहे, डिसएडवांटेजेस हो रहे एनवायरमेंट को एज वेल एज ह्यूमन लाइफ को। ऑल दो इंडस्ट्रीज जो है वो कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में, बहुत ज्यादा मेजर रोल ये प्ले करती है। लेकिन इनसे पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, जिससे डिग्रेड हो रहा है एनवायरमेंट। इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है इन चारों टाइप के पॉल्यूशन के लिए, एयर, वाटर, लैंड और नॉइज।
जिसमें थर्मल पावर प्लांट भी इंक्लूड है। पॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, किस तरह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है इन इंडस्ट्रीज से। हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस इन इंडस्ट्रीज से रिलीज की जाती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एयरबोर्न पार्टिकल्स, जिनमें सॉलिड और लिक्विड दोनों ही पार्टिकल्स होते हैं, लाइक डस्ट, स्प्रे, मिस्ट, स्मोक, ये सारे एक्सक्रीट किए जाते हैं इन इंडस्ट्रीज से। स्मोक एमिट की जाती है केमिकल, पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक लेन्स, रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बिग और स्मॉल जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां से ये स्मोक एमिट होते हैं, निकलते हैं। इस तरह की जो इंडस्ट्रीज जो कि इग्नोर करती है पॉल्यूशन नॉर्म्स को, उन इंडस्ट्रीज में इस तरह की स्मोक बहुत ज्यादा एमिट होती है। टॉक्सिक गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है कभी कभी, जिसके हैजार्डस इफेक्ट्स लिविंग बींग्स के ऊपर पड़ते हैं, देखे जाते हैं। टॉक्सिक गैस जब लीक हो जाती है बहुत ज्यादा हैजार्डस होती है, लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट देखे जाते हैं। जैसे कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, आज भी वहाँ का जो आसपास की हवा इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड है कि आज वहाँ पे जो बच्चे बॉर्न हो रहे हैं उनको भी इस पॉल्यूशन से डिसीज हो रही है। एयर पॉल्यूशन एडवर्स इफेक्ट डालते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, बिल्डिंग्स पे, एज वेल एज पूरे एटमॉस्फेयर पे। वाटर पॉल्यूशन देखते हैं। वाटर पॉल्यूशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज वेस्ट से होता है। इनके जो एफ्लुएंट्स होते हैं, जो डिस्चार्ज होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनको ये डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर्स में, जिससे कि जो मेन कल्प्रिट्स इंडस्ट्रीज है वाटर पॉल्यूशन में वो है पेपर, पल्प, केमिकल और टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज, जो कि क्या करती है डाई, डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट्स और हैवी मेटल जैसे कि लेड, मरकरी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स जिसमें कार्बन होते हैं, प्लास्टिक्स होती है, रबर होती है, उनको बिना ट्रीट किए वाटर बॉडीज में ऐसे ही एक्सक्रीट कर देते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है और उसमें रह रही फिशेज या फिर जितनी भी लिविंग थिंग्स है उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और वहां की स्पीशीज खत्म होने लगती है। फ्लाई एश, फॉस्फोजिप्सम, आयरन और स्टील स्लैग आर मेजर सॉलिड वेस्ट है इंडिया में, जो कि रिवर्स को, जो रिवर स्ट्रीम्स को, जो फ्लोइंग वाटर है उनको गंदा कर रहे हैं। और हमें पता है कि जो फ्रेश अमाउंट ऑफ वाटर है अर्थ के ऊपर वो इन्हीं स्ट्रीम्स में पाया जाता है, जिनको हम इस तरह से गंदा कर रहे हैं। थर्मल पॉल्यूशन देखेंगे। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर होता है जब हॉट वाटर फैक्ट्रीज से उन थर्मल प्लांट से ड्रेन किया जाता है रिवर्स में, पॉन्ड्स में, बिना कूलिंग किए, जिसकी वजह से वहां के जो फिशेज है, जो एक्वेटिक लाइफ है, उनको हार्म होता है, वो मरने लगते हैं उस गर्म पानी की वजह से। क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। वेस्ट जो निकलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, न्यूक्लियर वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज से, जिससे क्या होता है, कॉज होता है कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं और मिसकैरेजेस भी देखे गए हैं। सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन ये दोनों ही क्लोजली रिलेटेड है। डंपिंग की जाती है अगर वेस्ट की, स्पेशली ग्लास की, हार्मफुल केमिकल्स की, इंडस्ट्रीज एफ्लुएंट की, पैकेजिंग की, या सॉल्ट और गार्बेज रेंडर्स की, उससे क्या होती है सॉइल यूजलेस हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी डिग्रेड हो जाती है, वहां पे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं कर सकते। रेन वाटर जो पर्कुलेट करता है, रेन वाटर कैसे, मतलब जब बारिश होती है हवा में जो ये पॉल्यूशन की जो पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं रेन वाटर के थ्रू, वो सॉइल में जाके बैठ जाते हैं, जिससे कि सॉइल भी कॉन्टेमिनेट हो जाती है और धीरे धीरे ये ग्राउंड वाटर तक ये पॉल्यूशन पहुंच जाता है। नॉइज पॉल्यूशन देखते हैं। नॉइज पॉल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर। नॉइज पॉल्यूशन से सिर्फ इरिटेशन और गुस्सा नहीं आता, उससे हियरिंग इंपॉयरमेंट भी होती है, इंक्रीज होती है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है और अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी नॉइज पॉल्यूशन से होते हैं। अनवांटेड साउंड क्या करता है, इरिटेट करता है और स्ट्रेस को बढ़ाता है। इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो होती है, जो मशीन चलती है, फैक्ट्री इक्विपमेंट जो चलते हैं, जनरेटर जो चलते हैं, सॉ और न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिक ड्रिल जो चलाए जाते हैं, बहुत ज्यादा नॉइज करते हैं, जिससे क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन होता है। हमने देखा कि किस तरह से इन इंडस्ट्रीज का हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है। अब देखेंगे इस हार्मफुल इफेक्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि इन इंडस्ट्रीज से जो एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। Every little waste water discharged by our industry pollute 8 times the quantity of fresh water। जो 1 लीटर वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है किसी भी इंडस्ट्री से, वो 8 गुना ज्यादा पानी की क्वांटिटी को वो खराब कर रहा है, फ्रेश वाटर को खराब कर रहा है। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन फ्रेश वाटर भी रिड्यूस, इस तरह से ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को हम फ्रेश वाटर से रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ सजेशंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। मिनिमाइज कर सकते हैं वाटर के यूज को फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग और रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। 2 या 2 से ज्यादा स्टेजेस में हम इस पानी को रीयूज कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं, साफ भी कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं रेन वाटर को, ताकि हमारी जो डेली टू डेली रिक्वायरमेंट होती है वाटर की उसको हम फुलफिल कर सके। ट्रीट कर सकते हैं हॉट वाटर को, इन नदियों में डिस्चार्ज करने से पहले उनको कूल कर सकते हैं। ट्रीट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को 3 फेसेस में, जिसमें हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे पहले, उसको हम मैकेनिकल भी बोलेंगे। उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, स्क्रीनिंग की जाएगी, ग्राइंडिंग की जाएगी,
फ्लोक्यूलेशन किया जाएगा और सेडिमेंटेशन किया जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस पे ट्रीट किया जाएगा। टर्शियरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेस तीनों यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, जिससे ये वाटर रिसाइकल हो जाएगा और फ्रेश वाटर की तरह आप इसे यूज कर पाएंगे। Overdrawing of water reserves by industries where there is threat to groundwater resources also needs to be regulated legally। जो हम ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड वाटर से पानी निकाल रहे हैं, ये इंडस्ट्री जो यूज कर रही है ग्राउंड वाटर को, उससे क्या है, ये थ्रेट है कि ग्राउंड वाटर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो हमें इसको भी लीगली रेगुलेट करना चाहिए, कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स बनाने चाहिए, जिससे कि एक लिमिट लगा दी जाए हर इंडस्ट्री के ऊपर कि वो इतने ही पानी को यूज कर सकती है। Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers, internal separators। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में जो हमारे स्मोक के पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, उनके हम ट्रीट कर सकते हैं या फिर उनको रिड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से, फैब्रिक फिल्टर से, स्क्रबर और इनर्शियल सेपरेटर से। स्मोक को रिड्यूस किया जा सकता है बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। मतलब कोल की जगह ऑयल को यूज करेंगे अगर फैक्ट्रीज में, तो कम स्मोक निकलेगा, जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा। ये मैप मेंशन है जिसमें बताया कि कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स कहाँ पे इंडिया में लोकेटेड है, जैसे श्रीनगर, मोहाली, नोएडा, जयपुर, इंदौर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम, बैंगलोर, मैसूर और चेन्नई, लास्ट में है त्रिवेंद्रपुरम। तो इनको आप लिस्ट बनाएंगे, याद कीजिएगा, नोट्स में इसको ऐड कीजिएगा। मशीनरी और जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको इस तरह से यूज किया जाए, जनरेटर्स को इस तरह से यूज किया जाए ताकि आवाज उनमें से कम रिलीज हो, उनमें प्रॉपर साइलेंसर्स फिट किए जाए, जिससे नॉइज पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है। और वो जितनी भी मशीनरी है उनको दोबारा से रीडिजाइन किया जाए ताकि उनकी एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके और नॉइज को रिड्यूस कर सके। नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज के लिए, जैसे ईयर प्लग्स और ईयरफोन्स लगा लेते हैं, तो हमें एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लगाने चाहिए। द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट कंसर्न। अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है कंट्री का या किसी भी रीजन का, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को एक साथ लेके चलना चाहिए, जिससे इन्वायरमेंट भी हार्म ना हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सके। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सीवेज ट्रीटमेंट का यहाँ पे इमेज है जिसमें बताया कि किस तरह से यमुना के वाटर को ट्रीट किया जा रहा है फरीदाबाद में। एनटीपीसी शोज द वे। तो एनटीपीसी मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन है इंडिया की, ये आईएसओ से सर्टिफाइड है, ईएमएस के थ्रू, मतलब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। 14001 इसका नंबर है। ये कॉर्पोरेशन हैज अ प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट एंड रिसोर्स लाइक वाटर, ऑयल, गैस एंड फ्यूल्स इन प्लेस where it is setting up power plant. This has been possible through EMS। एक सर्टिफिकेट है जो कि वेरियस इंडस्ट्रीज को दिया जाता है नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के हिसाब से। कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं, तो वहां पे इनको फॉलो करना होगा, जिसमें कि वाटर, ऑयल और गैस जैसे फ्यूल्स को यूज किया जाए इंस्टेड ऑफ कोल या फिर पेट्रोलियम, जिससे पॉल्यूशन कम हो और सस्टेनेबल वे में भी हम रिसोर्सेज को यूज कर पाएंगे। ये उसका भी एक तरीका है। तो यहाँ पे वेरियस स्टेप्स दिए गए इसी के लिए। यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक एंड अपग्रेड एक्सिस्टिंग इक्विपमेंट। क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करने चाहिए इक्विपमेंट को इस तरह से कि हमें लेटेस्ट टेक्निक्स को अडॉप्ट करना है और अपग्रेड करना है अपने इक्विपमेंट को। मिनिमाइज करना है वेस्ट जो जनरेट हो रहा है और मैक्सिमाइज करना है एश यूटिलाइजेशन को, कि जो एश निकल रहे हैं इंडस्ट्रीज में से, जो राख निकल रही है, उसको भी यूज किया जाए। ग्रीन बेल्ट फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हमें ग्रीन बेल्ट लगानी चाहिए, बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए आसपास इंडस्ट्रीज के। एड्रेस करना चाहिए क्वेश्चन स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर एफोरेस्टेशन के हिसाब से, मतलब हमें एफोरेस्टेशन करना है, उस हिसाब से हमें ग्रीन बेल्ट भी लगाने चाहिए ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस हो और एड्रेस कर पाए हम इस डिफोरेस्टेशन के क्वेश्चन को। रिड्यूस करना है हमें इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को एश पॉन्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम के थ्रू, एश वाटर रिसाइकल सिस्टम के थ्रू, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी है हमें, रिव्यू करना है, ऑनलाइन डाटाबेस मैनेज करना है इन सभी पावर स्टेशन का कि क्या क्या वहाँ पे इन नॉर्म्स को फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पे एक इमेज है रामागुंडम प्लांट का, ऐसे डिस्कस करें, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एमसीक्यू है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें हम बॉक्साइड को रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, तो हमने पढ़ा था एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो मैन्युफैक्चर करती है टेलीफोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा को, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये हमने चैप्टर में भी रीड किया है, डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, बेसिक इंडस्ट्रीज कौन सी होती है और कुछ एग्जांपल्स आपको देने हैं। लॉन्ग आंसर्स में है
हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को किस तरह से इंडस्ट्रीज पॉल्यूट करें, सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखने डिस्कस करने हैं स्टेप्स को, जिससे आप मिनिमाइज कर सके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को इंडस्ट्रीज के थ्रू। तो ये भी हमने अभी पढ़ा है, इसी वीडियो में, इसी पार्ट में हमने पढ़ा है। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे, जिसमें हम अपनी 10th क्लास को कंप्लीट करेंगे। 10th क्लास की ज्योग्राफी बुक को हम कंप्लीट करेंगे। कोई भी डाउट आता है इस पूरी क्लास में किसी भी वीडियो में, तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। इस क्लास का लास्ट चैप्टर भी आप हमारे वीडियो से पढ़ सके। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।